नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। इस चैनल में हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपका यूपीएससी है, यूपीपीएससी है और आरओएआरओ है। और हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से, भूगोल से। तो ज्योग्राफी को 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं। एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक है इंडियन ज्योग्राफी, एक है मैपिंग का पार्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के पहले हमको ये जानना होगा कि ये वर्ड आया कहाँ से है, ये विश्व कहाँ से आया है। तो ये जानने के लिए हमें ब्रह्मांड को जानना होगा। और ब्रह्मांड में हम ये देखेंगे कि ब्रह्मांड के पहले क्या था। ये जो ब्रह्मांड हमको दिख रहा है, इसके पहले क्या था, ये ब्रह्मांड है क्या, इसकी परिभाषा देखेंगे। और ब्रह्मांड आया कहाँ से है ये देखेंगे कि ब्रह्मांड के पहले क्या था और अब ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड के बाद क्या है। तो चलिए, परिभाषा क्या है। तो ब्रह्मांड के पहले क्या था, ये जब हम अभी ये सिद्धांत पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस आप देखते जाइए, ध्यान से समझते जाइए, सब समझ में आएगा। परिभाषा क्या है ब्रह्मांड की। तो छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अब अभी आपको ये विशाल, ये आकाश गंगा सब समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप बस देखते जाइए। आकाश गंगा की आप इधर फोटो देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिख रही है, ये हमारी गैलेक्सी है। ये देखिए, ये हमारी गैलेक्सी है पूरी, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। और इस गैलेक्सी में पूरी में ये हमारा सूर्य है, हमारी पृथ्वी भी यहीं कहीं होगी। ये हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पे। अब गैलेक्सी को देख के आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसमें असंख्य मात्रा में सूर्य है। यहाँ पे जो बाहरी भुजा है, इसकी तीसरी भुजा है, यहीं पे तीसरी भुजा में ही इसके तारों का जन्म होता है। और फिर ये धीरे धीरे तारे इसके केंद्र की ओर बढ़ते चले जाते हैं और केंद्र में समाहित हो जाते हैं अरबों वर्षों में। ये इसका केंद्र है, जिसे हम बल्ज बोलते हैं। और इसी केंद्र में बीच में बिल्कुल एक ब्लैक होल होता है। अब देखिए, ब्रह्मांड की परिभाषा आप समझ लीजिए, अभी ये समझ में आ जाएगी। उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत क्या है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी अनेक सिद्धांत हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है वो है आपका महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में क्या बताता है। चलिए, ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी। इस वीडियो से आप बिग बैंग और उससे निकली अपार ऊर्जा को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या है। अब उसके पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, हम यहाँ पे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ये पृथ्वी ग्रह पे हम हैं, ये पृथ्वी ग्रह है, हमारा सौर मंडल है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य में ये ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सौर मंडल जो हमारा है, इसमें एक तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य क्या है, हमारे इस सौर मंडल का ये तारा है, स्टार है। इसी तरह से जो ये तारा है, ये अपना एक, समझ लीजिए कि ये मुखिया है घर का और बाकी सारे ग्रह इसके सदस्य हैं। तो ये एक परिवार हो गया। इसी तरह से जो सौर है, सूर्य है, ये एक तारा है। और इसी तरह असंख्य तारे जब मिलते हैं, ये तारा है समझ लीजिए सब, ये असंख्य तारे जब मिलते हैं तब एक गैलेक्सी बनती है। इसको हम क्या बोलेंगे, गैलेक्सी। जैसे आकाश गंगा अभी हम डिफिनेशन में बताए थे ना, ये है आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है, तो असंख्य ताराओं का समूह। और असंख्य गैलेक्सियों के समूह को क्या बोलते हैं, ये एक आकाश गंगा, दूसरी, तीसरी, तीसरी, असंख्य आकाश गंगाएं हैं। उस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। अब आपको क्लियर हो रहा होगा ब्रह्मांड क्या है। देखिए, एक तारा है, सूर्य सिर्फ एक तारा है, और इस तरह से असंख्य तारे मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं और असंख्य गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है, इससे आपको आगे चीजें समझ में आएगी। बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष, 15 अरब वर्ष पूर्व क्या था, ब्रह्मांड जैसा हमको दिख रहा है, जैसे ग्रह गैलेक्सी हमको दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सबको आप कंप्रेस कर दीजिए, पूरे ब्रह्मांड को आप ऐसे कंप्रेस दबाते चले जाइए और एक मटर के दाने के आकार में ले आइए। बस यही था 15 बिलियन वर्ष पूर्व। क्या था, संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ
एक ऊर्जा के गोले, गोला बड़ा नहीं, ये अनुमानतः एक मटर के दाने के आकार का गोला था, उसी में केंद्रित था। पूरे ब्रह्मांड को आप कंप्रेस कर दीजिए, एक मटर के दाने के आकार में ले आइए। ये ब्रह्मांड के पहले क्या था, अभी इसके पहले मैंने देखा था, तो ब्रह्मांड के पहले वही एक मटर का दाना था बस, और कुछ था ही नहीं। और इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत अधिक था, क्योंकि इसके केंद्र की तरफ सारा पदार्थ खींचा चला आ रहा था, तो इसका घनत्व बढ़ता जा रहा था। अब हुआ क्या, एक समय के बाद जब ये और अधिक ज्यादा खिंचाव बर्दाश्त नहीं कर सकता था, या टेम्परेचर प्रेशर और नहीं रोक सकता था, तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इसमें महाविस्फोट होता है, कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है, एक महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट को ही बिग बैंग, बिग बैंग क्या है, तो बस एक मटर के दाने के आकार का पिंड था और उसी में एक विस्फोट होता है, उसे हम बिग बैंग कहते हैं, महाविस्फोट। अब देखिए, विस्फोट इतना तीव्र था कि एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही असीमित ऊर्जा का प्रसार हो गया था। और यही ऊर्जा जो उस एक छोटे से अणु जिसे हम बोलते हैं छोटा सा गोला, ऊर्जा का गोला, उसी में करोड़ों वर्षों में जो वो ऊर्जा निकली उससे, वो करोड़ों वर्षों में ठंडी हुई है, तो उससे एक एटम बना है, जिससे हमारी बॉडी सब कुछ बना है। तो करोड़ों वर्षों में जो ऊर्जा ठंडी हुई उससे एटम बना है। और फिर यही संपूर्ण ब्रह्मांड के जो जीव जंतु हैं, जो गैस धूल करके बादल हैं, सब इसी ऊर्जा से बने हैं। असंख्य करोड़ों अरबों वर्षों के बाद ये गैस धूल करके बादल बने हैं और संपूर्ण ब्रह्मांडीय जीव जंतु पदार्थ सब बना है। अब देखिए, जो गैस और धूल करके जो बादल हैं, इनका निर्माण किससे हुआ है, तो यह बिग बैंग के द्वारा हुआ है। और यही में हाइड्रोजन के जो बादल थे वो आकार में बड़े होते चले गए, बहुत बड़े होते चले गए बादल। अब यही बादल जब बड़े होते गए तो इनके केंद्र की ओर खिंचाव बल कार्य कर रहा था, तो केंद्र में जो अणु थे वो आपस में करीब आ रहे थे और आपस में टक्कर हो रही थी, एनर्जी निकल रही थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था, केंद्र में दबाव बढ़ता चला गया, हजारों डिग्री तक केंद्र में उनका टेम्परेचर बढ़ गया। और इतना अधिक टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में हो जाता है, और जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही यहाँ के नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गई। इसके केंद्र में हाइड्रोजन के बादल हैं, इसके केंद्र में क्या हुआ, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन शुरू हो गया, उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश निकली। और यही ऊर्जा जब प्रकाश निकली तो उसी को हम जो देखते हैं, उसी को हम तारा, स्टार, आप ये तारा देखे थे ना, ये तारा क्या है, तो कुछ नहीं, ये बहुत बादल है जो सूर्य हमको दिखता है, वो गैस और इसी हाइड्रोजन का बादल है। और उसके केंद्र के अंदर का तापमान बहुत अधिक है, जिस वजह से उसके अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है, बहुत ऊर्जा निकलती, बहुत उष्मा निकलती है, उसी को हम सूर्य कहते हैं, वही तारा है। तो तारे का जन्म आपको समझ में आ रहा होगा कि बस बादल है, उसके अंदर का तापमान बहुत अधिक है और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, ऊर्जा निकलती, जो हमको रात में तारे चमकते हुए दिखाई देती है, सब वही है जो ये समझ रहे हैं आप। अब देखिए, ये जो एक ऊर्जा का गोला था, जिसे हम इस बिंदु को, ये जो गोला था, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। क्वेश्चन आता है, बिंदु जो है ये विलक्षणता का बिंदु बोलते हैं या पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बोलते हैं। ये जो गैस धूल करके बादल हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नेबुला, निहारिका। देखिए आपको निहारिका दिख रही होगी इधर, गैस धूल करके बादल है, ये निहारिका है। और ये स्टार क्या है, तो आपको पता चल गया है कि स्टार क्या है। तो जब हाइड्रोजन के बादल बड़े होते हैं, केंद्र में दबाव बढ़ जाता है, हजारों डिग्री पहुंच जाता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और एक तारे का जन्म होता है। अब आगे देखते हैं हम कि ये तारे का जन्म कितने स्टेजेस में होता है, मतलब डायरेक्ट तारा नहीं बनता, इसकी भी कई सारी अवस्था है तारे के जन्म की। चलिए देखते हैं। कालक्रम में अरबों तारों का जन्म हुआ, कालक्रम में धीरे धीरे करके अरबों तारों का जन्म हुआ। और इन अरबों तारों के जन्म के बाद ये जब करीब आए तो ये एक आकृति में जुड़ने लगे, किसी एक शेप में जुड़ने लगे, भिन्न भिन्न प्रकार के शेप में जुड़ने लगे। और इसी जो फिर जो इनके जुड़ने से जो आकृति बनी उसे हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी या आकाशगंगा बोलते हैं। अब जिस आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार है, हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हम लोग हैं, वो आकाशगंगा का क्या नाम दिया गया है, मिल्की वे या मंदाकिनी बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मंदाकिनी। अब इसी मंदाकिनी में ये गैलेक्सी आकाशगंगा जिसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग हैं उसे मंदाकिनी कहते हैं। इस मंदाकिनी में कुछ तारे सुंदर आकृतियों में जुड़ने लगे हैं और उसको हम, उस आकृति को हम तारा मंडल कहते हैं। एक उदाहरण दीजिए, सप्तऋषि मंडल क्या है, 7 तारे हैं जो एक सुंदर आकृति में दिखते हैं, जिसे हम सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। वो क्या है, तो कुछ तारे हैं जो सुंदर आकृतियों में जुड़ गए हैं, जिसे हम तारा मंडल बोलते हैं, कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स। हम देखेंगे यहाँ की तारे का जन्म और विकास। जो स्टार है जैसे सूर्य, उसका जन्म कैसे होता है और कैसे कैसे वो बढ़ता है और कैसे कैसे लास्ट में वो मृत प्राय हो जाता है।
तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आकाश गंगा की तीसरी भुजा भुजा यानी बाहरी भुजा में 3 भुजाएं होती है, तीसरी भुजा सबसे बाहर होती है। वायु भुजा में हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनते हैं। बादलों का आकार बड़ा होने लगता है, कालक्रम में बढ़ता जाता है और इनके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सिकुड़न होती है। पिंड सिकुड़ने लगता है, केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और पूरे बादल को खींचता है केंद्र की ओर, जिससे क्या होता है, सिकुड़ने पर परमाणु में परस्पर टक्कर होती है और ये प्रक्रिया अरबों वर्षों तक चलती रहती है। अरबों वर्षों तक ये टक्कर चलती रहती है, एनर्जी ऊर्जा निकलती रहती है, तापमान बढ़ता रहता है, दबाव केंद्र की ओर बढ़ता रहता है और क्या होता है, अंदर ताप हजारों डिग्री बढ़ जाता है, जिससे जो कोर में उस गैसीय पिंड के जो केंद्र में जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है और फिर ये असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा और प्रकाश निकालता है। जैसे उदाहरण माइंड में रखिए, हमारा सूर्य बिल्कुल यही है तीसरे स्टेज में। आप देखिए, ये है तारे का जन्म, तारे का विकास कैसे होता है। तो ये स्टेज फर्स्ट में क्या है, बस गैस क्लाउड है। आकाशगंगा की तीसरी भुजा में ये बादल बन रहे हैं। स्टेज सेकंड प्रोटो स्टार या एम्ब्रियो स्टार, इसमें क्या है कि बस वो गैस बादलों का अगला स्टेज है कि वो सिकुड़ने लगते हैं धीरे धीरे, केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ने लगता है। और स्टेज थर्ड क्या है, जब हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो जाता है और अपार मात्रा में विकिरण ऊर्जा निकलती है। ये है स्टेज थर्ड, जिसमें हमारा सूर्य आ रहा है इसमें। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। 1 मिनट में उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसमें वर्ल्ड और इंडियन और मैपिंग। वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स में देखिए क्या है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परिभाषा क्या है, हमने पढ़ा यूनिवर्स की, और इसकी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसमें हमने पढ़ा बिग बैंग, जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग। अब देखिए, इसका प्रतिपादन किसने किया है बिग बैंग का, तो इसका प्रतिपादन किया है और इसकी व्याख्याकार कौन है, इसकी व्याख्या किन्होंने की है, तो ये है आपके जॉर्ज लेमेंटेयर। ये पूछा जाता है, अब तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, जॉर्ज लेमेंटेयर। और इसके जो व्याख्याकार हैं, व्याख्या की है रॉबर्ट वेगनर ने। अब हमने पढ़ा बिग बैंग क्या होता है, तो एक बिंदु था यूनिवर्स के पहले, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। अब इस बिंदु में महाविस्फोट होता है, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। अब इस विस्फोट के बाद अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा करोड़ों वर्षों में ठंडी होती है, तो अणु एटम बनता है और इसी अणु से ही हमारे गैस धूल करके बादल बनते हैं, जिसे हम नेबुला निहारिका बोलते हैं। इन्हीं गैस धूल करके बादलों में आकर्षण बल, केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है और लास्ट में क्या होता है कि एक स्टार का फॉर्मेशन होता है, हमारा स्टार बनता है। असंख्य मात्रा में स्टार मिलते हैं, तब क्या बनती है, तब आकाशगंगा बनती है। हमने ये भी पढ़ा आकाशगंगा क्या होती है। अब हम ओरिजिन स्टार की कैसे होती है, स्टेज फर्स्ट क्या है, स्टेज सेकंड क्या है और स्टेज थर्ड क्या है। स्टेज फर्स्ट में क्या है, तो गैस क्लाउड्स है, सेकंड में एम्ब्रियो स्टार है या प्रोटो स्टार है, और थर्ड में हमारा जो मेन स्टार बन के आता है, जैसे हमारा सूर्य है सन। तो ये स्टार बनने में ये 3 चीजें होती है, गैस क्लाउड्स, फिर एम्ब्रियो स्टार, फिर स्टार। अब आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अभी स्टार बना है, अभी हम सूर्य को बना पाए हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि अब जब जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो सूर्य के साथ क्या होगा। अभी हमारा जो सूर्य है वो 5 बिलियन वर्ष का है और इसकी एज है 10 बिलियन वर्ष। 10 बिलियन वर्ष में ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सारी ऊर्जा इसकी समाप्त हो जाएगी। तब क्या होगा, तब कल के वीडियो में हम देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में एक दूसरे से चीजों को लिंक करते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारा चंद्रशेखर सीमा, एक आपने सुना होगा चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। हम इसमें देखेंगे ब्लैक होल क्या है, हम इसमें देखेंगे क्वासर क्या है। एक ही वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। इसमें रेड जिएंट क्या है, और इसमें जो भी इससे संबंधित चीजें हैं कल के वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो चलिए, अब आज का लेक्चर यहीं तक है। अब आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आया होगा या कुछ अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारे साथ और आगे कंटिन्यू करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर